तो शुरू करते हैं 2Q से, 2P से। 2P में गिवन है प्लेस। इट इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। तो प्लेस की कैटेगरी में, प्लेस की डेफिनेशन में ये कुछ यहाँ पे वर्ड्स स्पेसिफाइड हैं, ये सभी आएंगे। तो ये जस्ट सिंपली हमें याद रखना है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल, बाकी चीज़ें तो ठीक है, बट इवन टेंट और व्हीकल भी प्लेस में काउंट है। फिर आता है 2Q। 2Q में गिवन है प्लीडर। व्हेन used with reference to any proceeding in any court, means a person authorized by or under any law for the time being in force to practice in such court, and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceeding। तो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है प्लीडर, एक होता है गवर्नमेंट प्लीडर। यहाँ पे हमें डेफिनेशन गिवन है प्लीडर की। प्लीडर के लिए क्या लिखा है? कोई भी पर्सन जो टू प्रैक्टिस इन अ कोर्ट ऑथराइज्ड है, आइदर ऑथराइज्ड बाय और अंडर लॉ, तो उसे हम ले लेंगे प्लीडर के लिए। टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट इंक्लूड्स अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग। और कोर्ट अगर किसी और को परमिट करती है तो उसे भी इसमें ले लिया जाएगा। 2Q में प्लीडर की डेफिनेशन गिवन है। फिर आता है 2R। 2R को आप याद रख सकते हैं पुलिस रिपोर्ट के लिए, कि R से रिपोर्ट है ना, तो इसको आप याद रखते हैं R फॉर रिपोर्ट। और नेक्स्ट वाला जो है वो भी इसी तरह का है, 2S। S के लिए पुलिस स्टेशन, R फॉर रिपोर्ट, S फॉर स्टेशन, ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देखिए पुलिस रिपोर्ट के लिए क्या लिखा है? पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। जो पूरा एक प्रोसीजर है, कैसे कंप्लेंट फाइल होगी, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी, देन जो रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज प्रिपेयर करेगा वो कब सेंड करेगा, कब रिमांड लिया जाएगा, वो सारा जो प्रोसीजर है 154 से लेकर और 176 तक का, उसमें 173 में पुलिस ऑफिसर अपनी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करके और मजिस्ट्रेट को सबमिट करता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। और पुलिस ऑफिसर को हमने ऑलरेडी पढ़ा था अभी। पुलिस ऑफिसर में ऑफिसर इंचार्ज आएगा और वो कांस्टेबल से ऊपर होना चाहिए। एंड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। तो ये वैसे तो पढ़ेंगे जब हम 173, आपको याद ही हो जाएगा। तो बस ये याद रखें, 2R स्पेसिफाइज पुलिस रिपोर्ट, R फॉर रिपोर्ट। देन आता है 2S। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो पुलिस स्टेशन कौन डिक्लेयर करेगा पर्टिकुलर प्लेस को एज अ पुलिस स्टेशन? द पावर इज विद द स्टेट गवर्नमेंट। वैसे भी आपको ध्यान होगा, जो पुलिस होती है हर स्टेट की अलग होती है ना, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, इस तरह से वो स्टेट वाइज होती है। और बाकी सेंटर की फिर अलग होती है, CRPF है, सेंटर की अलग है, बट मेनली जो लॉ एंड ऑर्डर का पुलिसिंग का है वो स्टेट के अंडर में होता है। सो स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन and includes any local area specified by the state government in this behalf। तो जिस भी एरिया को गवर्नमेंट जिस भी एरिया को स्टेट गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर देगी, जिस भी प्लेस को, जिस भी एरिया को, तो वो पुलिस स्टेशन कहलाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर्टिकुलर बिल्डिंग हो, उसके बाहर पर्टिकुलर कोई बोर्ड लगा हो। जिस भी पर्टिकुलर एरिया को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी एज अ पुलिस स्टेशन, इट विल बी कॉल्ड एज अ पुलिस स्टेशन। जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे तो कई जगहों पे छोटे छोटे केबिन्स बनाए गए थे, एज अ पुलिस स्टेशन चौकियाँ बनाई गई थी।
तो ये है 2S में, 2S पुलिस स्टेशन, S फॉर स्टेशन, R फॉर रिपोर्ट। देन आता है 2T which includes prescribed, means prescribed by rules made under this code। तो इजी है, ऐसा ज़्यादा उसमें कुछ नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना ध्यान देने का नहीं है। देन आता है 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 2Q में हमने देखा था प्लीडर, जो कौन है, ऑथराइज्ड बाय लॉ टू प्रैक्टिस इन कोर्ट। और 2U में आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में क्या है, मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 24 में दे रखा है, और सेक्शन 25 में है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। So, public prosecutor means any person appointed under Section 24 and includes any person acting under the directions of the public prosecutor। यानी जिसे हमने Section 24 में अपॉइंट किया वो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ही, लेकिन उसके डायरेक्शन में जो वर्क कर रहा है उसे भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इक्विवेलेंट ही समझा जाएगा। यह है 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 2Q में प्लीडर है, 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। 2R की बात करें तो पुलिस रिपोर्ट, 2S में पुलिस स्टेशन। अब आता है 2V सब डिवीज़न, मीन्स अ सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। यानी डिस्ट्रिक्ट को अगर डिवाइड कर रखा है कुछ पार्ट्स में तो उसको हम कह सकते हैं सब डिवीज़न। देन है 2W सम्मन्स केस, means a case relating to an offense not being a warrant case। तो वैसे तो सम्मन्स केस सिविल में होते हैं और क्रिमिनल में वारंट केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी ऐसा केस जो है तो ऑफेंस से रिलेटेड लेकिन वो वारंट केस नहीं है, उसमें वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो हो गया आपका सम्मन्स केस, 2W। और लास्ट इसमें आता है WA जो स्पेसिफाई करता है विक्टिम। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज़ suffered any loss or injury caused by reason of the fact, caused by reason of the act, और देखते हैं आगे, तो विक्टिम में हमें किससे लेना है, किसी ने भी जिसने इंजरी सफ़र की है, कोई लॉस सफ़र किया है बाय द रीज़न ऑफ एक्ट और ओमिशन of which the accused person has been charged, and expression victim includes his or her guardian और legal heir। यानी कि सिर्फ जिस पर्सन के साथ लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुई है, उसी को नहीं बल्कि उसके साथ में अगर उसके गार्जियन हैं उसे भी विक्टिम में इंक्लूड किया जाएगा, और उसके जो लीगल ईयर्स हैं यानी उसके बच्चे वगैरह उन्हें भी हम विक्टिम की डेफिनेशन में काउंट करेंगे। नॉर्मली ये है कि किसी मिस्टर एक्स के साथ कोई ऑफेंस हुआ और अगर उसकी डेथ हो गई तो क्या अब कोई केस फाइल नहीं कर सकता, तो कर सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज्ड जो गार्जियन है वो भी केस फाइल कर सकते हैं, जो लीगल ईयर हैं वो भी कर सकते हैं। और एक्चुअली तो इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं, दीज आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, तो गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट में केस फाइल करती है। यही माना जाता है कि ये तो जनता के विरुद्ध अपराध हैं, तो इसमें डायरेक्टली जो केसेस होते हैं उनके नेम भी आपने देखे होंगे, XYZ वर्सेस स्टेट, तो इस तरह से वो अगेंस्ट द स्टेट उनको केसेस को, ऑफेंसेस को माना जाता है। नेक्स्ट आता है 2X। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था 2W, और 2W में हमने देखा था सम्मन्स केस, है ना, और उसमें क्या लिखा था, द केसेस रिलेटेड टू ऑफेंस नॉट बीइंग द वारंट केस, और बस उसी के नेक्स्ट आ गया आपका 2X, W के बाद X, तो X में दे रखा है वारंट केसेस, बीच में विक्टिम हो गया था,
वो WA करके विक्टिम की डेफिनेशन देती, अदरवाइज तो पहले समन्स केस के बाद में वारंट केस आ रहा है। 2W समन्स केस, 2X वारंट केस। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 2 years। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम सम्मन्स केस में कौन से ऑफेंसेस को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे लिखा है कोई भी ऐसा केस जिसमें 2 इयर्स से एक्सीड होता हुआ अगर पनिशमेंट है तो वो वारंट केस है। यानी कि सम्मन्स केस में कौन से केसेस होंगे जिनमें पनिशमेंट 2 इयर्स से कम या 2 इयर्स तक का है, वो सम्मन्स केस में आ जाएंगे। लिखा हुआ है 2W में, दैट इज सम्मन्स केस आर द केसेस ऑफ ऑफेंसेस विच आर नॉट वारंट केस। तो फिर वारंट केस क्या है? कोई भी ऐसा अपराध जिसमें या तो मृत्युदंड हो या फिर आजीवन कारावास हो या फिर कोई भी ऐसा कारावास जो कि 2 साल से अधिक का हो, उसे हम वारंट केस में लेते हैं। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment फॉर लाइफ और imprisonment फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 इयर्स। 2X वारंट। तो इनको साथ साथ ही याद रख सकते हैं आप। जैसे 2R में मैंने बताया आपको पुलिस रिपोर्ट, 2S में पुलिस स्टेशन, 2Q में क्या बताया? प्लीडर, 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देन आता है आपका 2S, टू नहीं क्या था आपका 2W। 2W में आपका क्या है? सम्मन्स केस। और 2X में है आपका वारंट केस। नेक्स्ट आता है आपके पास में 2Y, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयरइन। सेक्शन नंबर 2 की बात हो रही है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयरइन and not defined but defined under IPC Act number 45 of 1860 have the meanings respectively assigned to them in that code। जो ऐसे वर्ड्स हैं जो सीआरपीसी में यूज तो किए हैं लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया, क्योंकि सीआरपीसी में तो 2A से लेकर 2X तक यही वर्ड्स हैं जो डिफाइन किए हैं। अगर इसके अलावा ऐसा कोई वर्ड आता है जिसकी डेफिनेशन हमें सीआरपीसी में नहीं मिल रही है, तो उसकी डेफिनेशन को हम कहाँ से लेंगे? वो डेफिनेशन हम लेंगे आईपीसी से। और आईपीसी में भी ऐसे कुछ लिखा हुआ था चैप्टर नंबर 2 के लिए। चैप्टर नंबर 2 में लिखा था ऑल द expressions and definitions are assumed, are understood in with the general exceptions। तो जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 4 के उसमें थे। लेकिन अगर मान लीजिए आईपीसी में भी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई वर्ड एक्सप्रेशन को डिफाइन नहीं किया है, फिर हम कहाँ जाते हैं? फिर हम जाते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट 1898 में। मान लीजिए जनरल क्लॉजेज एक्ट 1898 में भी कोई चीज़ डिफाइन नहीं है, फिर हम क्या करते हैं डेफिनेशन के लिए? फिर हम जाते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस जजमेंट एंड द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट में। जो भी रूलिंग्स वगैरह आती हैं उसमें कोर्ट ने क्या स्पेसिफाई किया है पर्टिकुलर वर्ड्स को, उसके हिसाब से। तो ये सब इंटर रिलेटेड है आपस में। सीआरपीसी में अगर कोई डेफिनेशन मिसिंग है तो आईपीसी, आईपीसी में मिसिंग है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1898, उसमें भी मिसिंग है। देन फिर जाते हैं हम रूलिंग्स एंड जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट में। तो ये हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हुआ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। इसी के कंटिन्यूटी में सेक्शन 3 हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है। टोटल कितने चैप्टर्स हैं इसमें? 37 चैप्टर्स हैं और 484 सेक्शंस हैं। 2 शेड्यूल हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है और सेकंड शेड्यूल में आपके फॉर्म्स, मॉडल फॉर्म्स गिवन हैं। चैप्टर 1 सेक्शन 1 से लेकर 5 तक है। तो इसमें हमने 1 में क्या देखा? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अगर हम बात करें इनेक्टमेंट की, तो सीआरपीसी इनेक्ट हुआ कौन सी डेट पर? 26 जनवरी 1974। लेकिन एनफोर्स कौन सी डेट से हुआ? कौन बताएगा एनफोर्समेंट की डेट?
1 April 1974। 1 अप्रैल 1974 बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। तो अब आते हैं हम सेक्शन 3 पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। इन दिस कोड एनी रेफरेंस विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स टू अ मैजिस्ट्रेट shall be construed unless the context otherwise requires। तो बात आ रही है मैजिस्ट्रेट से हम क्या समझेंगे या मैजिस्ट्रेट क्या समझा जाएगा मैजिस्ट्रेट से। विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स अ मैजिस्ट्रेट शैल बी कंस्ट्रूड। मैजिस्ट्रेट को किस तरह से समझाया जाएगा उसके लिए लिखा है कि, या कह सकते हैं आपके किस किस को मैजिस्ट्रेट समझा जाएगा, ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन है। सबसे पहला, इन रिलेशन टू एनी एरिया आउटसाइड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया एज अ रेफरेंस टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में मैजिस्ट्रेट का मतलब होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब ये किस तरह से है ये समझा, चाहे मेट्रोपॉलिटन एरिया हो, और ये सेकंड वाला भी एक बार देख लेते हैं। सेकंड वाला लिख रहा है इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया एज अ रेफरेंस टू मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। हाँ, तो अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है और एक दूसरा है जो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो क्या उसके लिए सीआरपीसी अलग अलग बनेगी? ऑब्वियसली नॉट। सीआरपीसी दोनों के लिए कॉमन ही बनेगी। तो क्या सीआरपीसी में ऑलरेडी 484 सेक्शंस हैं, तो इन दोनों के लिए सेक्शंस अलग अलग बार बार लिखे जाएंगे? दैट द ऑफेंस कमिटेड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया, द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विल see for the trial of that offense. For the other regions areas judicial magistrate will try the cases offenses। ऐसा अलग अलग तो नहीं लिख सकते, तो उन्होंने क्या कॉमन वर्ड यूज कर लिया, हर सेक्शन में मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ आएगा। और जहाँ मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ आता है तो अंडरस्टूड है, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसी को हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट पढ़ेंगे, और अगर अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उस मैजिस्ट्रेट को हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पढ़ेंगे या समझेंगे। या तो उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही पढ़ें या फिर उसको माइंड में समझ लें कि यानी कि अदर एरिया के लिए इस मैजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए उस मैजिस्ट्रेट का मतलब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है। सेक्शन 3 क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। यानी कि पूरे कोड में जहाँ जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स लिखे हैं उन वर्ड्स का क्या क्या मीनिंग हो सकता है या उनको किस तरह से समझा जा सकता है, वो चीज़ इसमें डिफाइंड है। ठीक है, तो पहले तो मैजिस्ट्रेट बता दिया आपको। सेकंड कहते हैं एनी रेफरेंस टू अ मैजिस्ट्रेट ऑफ अ सेकंड क्लास। अगर मैजिस्ट्रेट है तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हुआ, लेकिन मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ आता है, shall in relation to an area outside a metropolitan area be construed as the reference to judicial magistrate second class। जैसे हमने मैजिस्ट्रेट को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट समझा था, ऐसे ही मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास समझेंगे। एंड इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया एज रेफरेंस टू द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए उसे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही समझा जाएगा, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं होता है। मैजिस्ट्रेट को भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहेंगे और मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही कहा जाएगा। दो हो गए। थर्ड आता है किसके लिए, थर्ड आता है आपका एनी रेफरेंस टू मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास shall in relation to metropolitan area be construed as the metropolitan magistrate। फिर से वही बात आ गई, तो चाहे मैजिस्ट्रेट हो या फिर मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो या फिर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए तो उनका एक ही नेम गिवन है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एक्साइजिंग जुरिस्डिक्शन इन दैट एरिया। इन रिलेशन टू एनी अदर एरिया बी कंस्ट्रूड एज द रेफरेंस टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट इसमें रटने जैसा नहीं है, बस सीक्वेंस याद रहना चाहिए सबसे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो उसके हिसाब से बस सीक्वेंस याद रहना चाहिए। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट, फिर मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर आता है पॉइंट नंबर डी, एनी रेफरेंस टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM। Any reference to Chief Judicial Magistrate shall be construed in relation to the metropolitan area as
चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे चेंज आया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहेंगे, एक्साइजिंग जुरिस्डिक्शन इन दैट एरिया। और अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया की जगह पे क्या कहेंगे, अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कहेंगे, सीजेएम ही कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए 4 रेफरेंसेस। किस किस के लिए हैं? सबसे पहला बता रहा है कि मैजिस्ट्रेट को क्या समझा जाएगा, मैजिस्ट्रेट को हम कहेंगे सभी एरियाज़ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को क्या कहेंगे, सभी एरियाज़ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को क्या कहेंगे, सभी एरियाज़ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एंड फाइनली सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सभी एरियाज में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो लिखा हुआ नहीं है तो वो अंडरस्टूड है, एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सीएमएम। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ है भी नहीं, सिर्फ एक याद रखने जैसा ही है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, चल वही सेक्शन रहा हमारा, रेफरेंसेस, construction of references. So subsection 2, in this code, unless the context otherwise requires any reference to the court of judicial magistrate, तो section 1 में subsection 1 में क्या दे रखा था, subsection 1 में दे रखा था मैजिस्ट्रेट को क्या समझा जाएगा, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को क्या समझा जाएगा, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को क्या समझा जाएगा वहाँ, और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को क्या समझा जाएगा। सबसेक्शन 2 में दे रखा है कोर्ट के लिए, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, यहाँ पे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ गया। The court of judicial magistrate shall, in relation to metropolitan area, be construed as a reference to the court of metropolitan magistrate. तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। तो फिर ये तो मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए है, अदर एरियाज में उसको कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 में क्या है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स any reference in any enactment passed before the commencement of this code। कौन सी डेट को ये एक्ट इनेक्ट हुआ, द एक्ट कमेंस हुआ, द एक्ट वाज कमेंस्ड ऑन 26 जनवरी 1974। तो 26 जनवरी 1974 से पहले अगर कोई एक्ट बने हैं और उसमें कुछ लिखा है, unless the context otherwise requires any reference in any act passed before, any enactment passed before the commencement to a magistrate first class। अब उनमें magistrate first class के लिए क्या समझा जाएगा, shall be construed as a reference to judicial magistrate first class। जो सब सेक्शन 1 में लिखा था सेम वही बात है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना सा है कि सबसेक्शन 1 था सीआरपीसी के लिए, और यहाँ पे जो सबसेक्शन 3 में बातें लिखी हैं ये लिखा है कि सीआरपीसी के बनने से पहले अगर किसी अदर इनेक्टमेंट में कुछ लिखा हुआ है, किसी अदर एक्ट में, लॉ में कुछ लिखा हुआ है, तो उसका भी रेफरेंस बिल्कुल वैसे ही समझा जाएगा कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। टू अ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास तो अंडरस्टूड है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। देन टू अ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, अब पहले प्रेसिडेंसी और प्रिंसली स्टेट्स भी थे तो उसके लिए आ रहा है टू द प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, इनके लिए क्या समझा जाएगा, इनके लिए आएगा आपका मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट।
तो मैजिस्ट्रेट को हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहेंगे, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के लिए वर्ड यूज होंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। देन टू एनी एरिया which is included in a metropolitan area as a reference to such metropolitan area any reference to the magistrate first class। अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या बोल रहा है, कोई ऐसा एरिया जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहाँ पे मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास को कैसा समझा जाएगा, उनको समझा जाएगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो क्या डिफरेंस है क्लॉज सी और क्लॉज डी में? क्लॉज सी में तो साफ साफ कहा है जो प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट हैं, जो प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट की पोस्ट है उसे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट समझेंगे। क्लॉज डी में लिखता है अगर कोई मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का है हु इज एक्साइजिंग हिज जुरिस्डिक्शन इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो उसे भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट समझा जाएगा। मान लीजिए वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट नहीं था तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर दे दिया मेट्रोपॉलिटन एरिया का केस देखने के लिए, तो फिर जब तक वो उस एरिया में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही समझा जाएगा। ये है सी और डी में डिफरेंस। सबसेक्शन 4 में क्या है, वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड द फंक्शन एक्साइजेबल बाय अ मैजिस्ट्रेट रिलेट टू मैटर्स। देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा ख्याल है क्लियर होगा, कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलिए। So, where under any law other than this code, the function exercisable by a magistrate relate to matters which involve the appreciation or shifting of evidence or the formulation of any decision which exposes any person to any punishment or penalty or detention in custody pending investigation, inquiry, or trial, or would have the effect of sending him for the trial before any court, they shall, subject to the provisions of this code, be exercisable by a judicial magistrate। तो क्या लिखा है, अदर किसी लॉ में कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, मैजिस्ट्रेट के पावर में होता है, तो उसे यही समझा जाएगा कि वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पावर में है। एक्साइजेबल बाय मैजिस्ट्रेट किसी भी सीआरपीसी के लिए तो स्पेसिफाई कर दिया, सीआरपीसी से पहले जो इनेक्टमेंट थे उनके लिए भी स्पेसिफाई कर दिया। अब कह रहा है कि अदर और कोई बच जाता है तो उसके लिए भी ये समझा जाएगा कि जहाँ कहीं भी कुछ मैजिस्ट्रेट के एक्साइजेबल है तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट मानेंगे। और क्लॉज बी कहता है विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर। तो ऊपर तो कौन कौन से आए थे, क्लॉज ए में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव नहीं है बल्कि क्या क्या है, डिटेंशन, यहाँ से लेते हाँ, पनिशमेंट, पेनल्टी, डिटेंशन इन कस्टडी, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। इंक्वायरी कौन करता है, इंक्वायरी करता है मैजिस्ट्रेट, है ना, कल हमने पढ़ा था। इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस ऑफिसर, इंक्वायरी करेगा मैजिस्ट्रेट, 2G में इंक्वायरी गिवन है। ट्रायल, तो ये वर्ड्स जहाँ पे यूज आते हैं पनिशमेंट, पेनल्टी, डिटेंशन इन कस्टडी, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, तो इनके लिए तो हमने मैजिस्ट्रेट को कंसिडर किया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। बट आगे लिखता है विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर such as the granting of a license, the suspension or cancellation of a license, sanctioning a prosecution, or withdrawing from a prosecution, they shall, subject as aforesaid, be exercisable by an executive magistrate। यानी कि
इसके अलावा जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव नेचर की चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम किसे रेफ़र करेंगे? उसके लिए हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रेफ़र करेंगे, उसके लिए हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बर्डन नहीं करेंगे। तो ये एक एडिशनल कैटेगरीज में हमारे पास आ गई। तो अभी तक अगर हम कैटेगरीज ऑफ मजिस्ट्रेट को देखें तो सबसे डाउन पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, उससे ऊपर हमारे पास जीएम सेकंड क्लास, फिर जीएम फर्स्ट क्लास, देन हमारे पास में आ जाता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, देन हमारे पास आ जाता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इस तरह से एक हायरार्किकल ऑर्डर क्रिएट हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए, जिससे कि कुछ थोड़ा ही लिमिटेड समय बचा है। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 बहुत छोटे से सिंपल से हैं। सेक्शन 4, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज। तो इंडियन पेनल कोड में या फिर किसी अदर पीनल लॉ में ट्रायल किस तरह से होगा? All offences under the Indian Penal Code 45, Act number 45 of 1860 shall be investigated, inquired। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर प्रीलिम्स में आता है। इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद in according to the provisions herein after contained. All offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried or otherwise dealt with according to the same provision, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner of place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences। क्या लिखा है? सेक्शन 4 ये कहता है कि आईपीसी में जो भी पनिशमेंट, ऑफेंसेस, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, पूरा का पूरा जो आईपीसी है, उसमें जितने भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, उन्हें एनफोर्स करवाने के लिए प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा? प्रोसीजर सीआरपीसी 1973 का फॉलो होगा। कहाँ लिखा है ये बात? ये बात सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी में लिखी है। समझ में आया कि आईपीसी के लिए या अदर कोई पेनल लॉ है, उसके लिए प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना है? ये बात कैसे कैसे हम कहेंगे कि आईपीसी के लिए हम सीआरपीसी फॉलो करेंगे? कहाँ ये बात लिखिए, सेक्शन 4 ये स्पेसिफाई करता है। और लास्टली आता है चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन 5, सेविंग्स। नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल इन एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ। स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की डेफिनेशन हमें कहाँ गिवन है? स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की डेफिनेशन हमें गिवन है आईपीसी में, चैप्टर नंबर 2 में। स्पेशल लॉ का मतलब होता है जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए बनाया जाए, लाइक ओनली फॉर विमेन, जैसे आपका प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, देन आपका SC ST। तो जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए बनाया जाए वो स्पेशल लॉ, और लोकल लॉ जो कि पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया जाए। फॉर एग्जांपल राजस्थान के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट, महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, तो पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया जाए। तो नथिंग कंटेन इन दिस कोड शैल इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी affect any special or local law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। यानी कि पर्टिकुलर किसी स्पेशल लॉ में या पर्टिकुलर किसी लोकल लॉ में अगर कोई चीज़ स्पेसिफाइड है तो ये उसे उसके ऊपर प्रिवेल नहीं करेगा, वो वहाँ पे एज इट इज़ एप्लीकेबल होगा। तो ये था हमारा सीआरपीसी चैप्टर नंबर 1। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, और रिवीजन करने की आपकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल हम कंटिन्यू करेंगे इसमें चैप्टर नंबर 2 से, जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस से रिलेटेड, कि कोर्ट्स का क्या हायरार्किकल ऑर्डर वगैरह होता है, उनसे रिलेटेड वाला। डेली 7 बजे सुबह सीआरपीसी और इवनिंग में 8 बजे आईपीसी की हमारी क्लास चलती रहेगी।
और जल्द ही हम एक तीसरा सब्जेक्ट माइनर एक्ट से और कंबाइन करेंगे, लेकिन आफ्टर एटलीस्ट इन अ न्यू ईयर इन द 2021।